गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपकी संवाद सेतु पुस्तक का पाठ 6 समाचार लेखन इसको पढ़ रहे हैं। समाचार लेखन में पिछले वीडियो में हमने समाचार में किस तरीके से प्रिंट मीडिया का काम होता है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम होता है, जिसमें रेडियो और टेलीविज़न में किस तरीके से समाचार दिखाए जाते हैं और या अखबार में छापे जाते हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम फिल्म पटकथा के बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानते हैं। फिल्म पटकथा टीवी सीरियल हो या फिल्म और थिएटर, इनकी नींव में होता है राइटिंग यानी लेखन। लेखक ये कहना चाहते हैं कि चाहे हम टीवी सीरियल की बात करें, चाहे किसी फिल्म की या किसी थिएटर की, इन सब के पीछे जो राइटिंग होती है, जो लेखन होता है, जो लिखा जाता है या जो कहानी लिखी जाती है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिल्म और टेलीविज़न जगत में जो फिल्मांकन यानी शूटिंग किया जाता है या थिएटर में जो भी मंच पर प्रस्तुत होता है, उससे पहले कागज़ पर इस तरह से लिखा जाता है ये निर्देशक के सामने एक एक दृश्य जीवंत हो जाए। यानी इन सब चीज़ों की जो राइटिंग होती है, वो प्रस्तुतिकरण जो होता है वो कागज़ के द्वारा ही तैयार कर लिया जाता है। यानी जैसे आपकी किसी फिल्म का कोई हीरो है तो उसके डायलॉग्स हैं, किस तरीके से वो बोलेगा, किस तरह से उसे दिखाया जाएगा, ये सारा जो निर्देशक यानी डायरेक्टर होता है वो एक एक सीन को, एक एक दृश्य को इस तरीके से अपने मन में, अपनी कल्पना में सोच लेता है। फिल्म या टीवी प्रोग्राम के लिए यह कार्य 3 चरणों में किया जाता है। अब टीवी और फिल्म के लिए इस तरह की स्टोरी को 3 तरह से लिखा जाता है। पहले कहानी लिखी जाती है और फिर स्क्रीन प्ले या पटकथा तैयार की जाती है। कहानी लिखी गई, फिर उसे फिल्म में किस तरीके से कहानी को प्रस्तुत किया जाएगा वो लिखे जाते हैं और अंत में लिखे जाते हैं डायलॉग या संवाद, जिसके बिना कोई भी थिएटर का नाटक है, चाहे कोई कहानी है, चाहे कोई फिल्म है, वो अधूरी ही रहती है। कहानी, पटकथा और संवाद जितने मजबूत होंगे, शूटिंग और उसके बाद होने वाला पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य उतना ही आसान रहेगा। यानी जितने अच्छे डायलॉग्स होते हैं उतना ही अच्छा काम होता है। जहाँ लेखक और साहित्यकारों का वास्ता कागज़ और कलम तक सीमित होता है, वहीं टीवी प्रोग्राम और फिल्म लिखने वालों को अपनी कला को परफॉर्मिंग आर्ट में तब्दील करना होता है। उन्हें यह लिखना होता है जिसे पर्दे पर सही ढंग से उतारा जा सके। उन्हें इस तरीके से लेखन का कार्य करना पड़ता है जिसमें वो पर्दे पर उसे ढंग से उतार सके। यानी डायलॉग है, किस दृश्य को किस तरीके से दिखाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में लेखक को बहुत ज़्यादा अच्छे से सोचना पड़ता है। इसलिए फिल्म या टीवी लेखक के लिए इन दोनों माध्यमों की जानकारी होना ज़रूरी है। इसीलिए जो टीवी या फिल्म के लिए लेखक लिखता है स्टोरी या कहानी, तो उसे दोनों तरह से लिखना आना चाहिए। लिखते समय उन्हें पर्दे पर उतारे जा सकने वाले दृश्यों की सीमाओं को समझना होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा विस्तार से कहानी नहीं लिख सकती। फिल्म के बजट को ध्यान में रखना होता है। किसी फिल्म में स्क्रिप्ट का महत्व यह है कि कई बार घटिया स्क्रिप्ट होने की वजह से बड़े से बड़े बजट और नामी सितारों से लदी हुई फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है। आप खुद भी बहुत सारी फिल्में देखते हैं, आपने भी देखा होगा, बहुत सारी फिल्में होती हैं जो हमें बहुत पसंद आती हैं, हमारे दिल को छू जाती हैं। वो सब उनकी स्टोरी यानी उस स्क्रिप्ट या उस कहानी के पीछे ही होता है। यानी लेखक का जो लेखन है उसकी वजह से कोई भी चीज़ बहुत हिट हो जाती है और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा नामी सितारों से लदी हुई या बड़े बजट की फिल्में भी फ्लॉप होती हुई हमने देखी हैं। दूसरी ओर एक मजबूत स्क्रिप्ट को कसे हुए डायरेक्शन के साथ पर्दे पर उतारा जाए तो छोटे कलाकारों और मामूली बजट वाली फिल्में भी दर्शकों के दिल में उतर आती हैं। यानी लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि पहली चीज़ जो ज़रूरी है फिल्म पटकथा के लिए वो है उसकी स्क्रिप्ट, उसकी कहानी, उसकी थीम, जिसके माध्यम से कोई भी फिल्म बहुत ही हिट हो सकती है। और दूसरी बात है कि चाहे मामूली सी स्क्रिप्ट भी है, लेकिन अगर डायरेक्टर इतना ज़ोरदार है कि वो अपने डायरेक्शन के माध्यम से छोटे छोटे सीन को, छोटे छोटे कलाकारों को और मामूली बजट वाली फिल्म को भी इतने अच्छे तरीके से पर्दे पर दिखाता है कि वह फिल्म हिट हो जाती है, दर्शकों के दिल में उतर जाती है।
अच्छी बात यह है कि फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री के अच्छे लेखकों की हमेशा तलाश रहती है। यानी अच्छे लेखक, अच्छी कहानी की ज़रूरत सभी को होती है। खासकर ऐसे दौर में जब टीवी धारावाहिकों के 300 से 500 एपिसोड बनना आम बात हो गई है। आपने भी देखा है कि अभी आप देखते हो कि कोई भी जो धारावाहिक आता है, कोई भी सीरियल आता है टीवी पर, तो वो डेली आता है, रोज़ आता है। और रोज़ के लिए कोई ना कोई नई स्टोरी तो चाहिए, नई नई कहानी चाहिए, नई बात चाहिए। तो ये आम बात हो गई है। ऐसे में स्टोरी लिखना किसी लेखक के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि उसे बहुत अच्छी तरीके से लिखने की आवश्यकता होती है। कहानियाँ, संवाद और पटकथा लेखन रोजगार का एक विशाल क्षेत्र बनकर उभरा है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भाषा पर अधिकार होने के साथ साथ रचनात्मकता का होना भी ज़रूरी है। यानी आप भाषा पर अधिकार रखते हैं और लेखन कार्य करते हैं, लेकिन साथ में रचनात्मकता का यानी क्रिएटिविटी का भी एक योगदान होता है। भाषा पर आपका अधिकार जितना अच्छा होगा, आपका शब्द भंडार जितना समृद्ध होगा, यानी आपकी वोकेबलरी, आपके शब्द जो है वो बहुत अलग तरह के होंगे, आपके डायलॉग्स भी उसी हिसाब से बनेंगे, आप अपने लेखन में उतने ही नवीन प्रयोग करने में सक्षम होंगे। अपने भाव और विचारों को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर पाएंगे और अपने भाव और विचारों को बहुत अच्छी तरीके से उस पटकथा के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे। पटकथा लेखन कहानियाँ लिखने और कविताएं लिखने से कुछ अलग होता है। पटकथा में आपके द्वारा लिखी गई हर बात का फिल्मांकन किया जाता है। पटकथा यानी जो फिल्मी कहानी है, उसमें लेखक कह रहा है कि हर छोटी से छोटी बात का भी फिल्मांकन किया जाता है। इसमें लेखक को ये सोचकर लिखना पड़ता है कि उसमें जो लिखी जा रही कहानी है वो पढ़ी नहीं जाएगी, बल्कि उसे देखा जाएगा और किस तरह की बात उसे लिखनी चाहिए जो कि देखने में अच्छी लगे। उसकी मेहनत का परिणाम उसे पटकथा के फिल्मांकन के बाद मिलता है और जिस तरीके से वो अपनी मेहनत से उस पटकथा को लिखता है, तो उस पटकथा का जो फिल्मांकन होता है यानी उस पर पिक्चराइज किया जाता है, कहानी को जब दृश्यों में बदला जाता है, तब जाकर कहीं उसे अपनी मेहनत का परिणाम प्राप्त होता है। पटकथा लेखन एक हुनर है। अंग्रेजी में पटकथा लेखन के बारे में 50 किताबें उपलब्ध हैं और विदेशों के खासकर अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में पटकथा लेखन के बाकायदा पाठ्यक्रम चलते हैं, यानी सिलेबस चलते हैं जहाँ पर पटकथा कैसे लिखी जाती है ये सिखाया जाता है। लेकिन भारत में इस दिशा में अभी और सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। ये बात हम विदेशी बात कर रहे हैं, यहाँ भारत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हिंदी में तो पटकथा लेखन और सिनेमा से जुड़ी अन्य विधाओं के बारे में अच्छी पुस्तकें नहीं के बराबर है और हमारे हिंदी में तो इस तरह की कहानियाँ या लेखन शैली जो है वो बहुत ही कम मिलती है। अंग्रेजी में फिर भी मिल जाती हैं। फिल्म और टीवी के प्रसार और पटकथा लेखन में रोजगार की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए अनेक लोग पटकथा लेखन में रुचि लेने लगे हैं। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि जिनको थोड़ा बहुत लिखना आता है वो ये सोचते हैं कि हम पटकथा लेखन लिखकर हमारे जो बेरोज़गारी है उसे कम कर सकते हैं। यानी रोज़गार की बहुत सारी संभावनाएं पटकथा लेखन में दिखाई देने लगी हैं और लोगों को उसमें रुचि भी आने लगी हैं। और पटकथा के शिल्प की आधारभूत जानकारी चाहते हैं, पटकथाकार मनोहर श्याम जोशी की पटकथा लेखन एक परिचय। मनोहर श्याम जोशी जो है एक लेखक है और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पटकथा लेखन एक परिचय। उनकी एकमात्र पुस्तक है जो उस पाठक को ध्यान में रखकर लिखी गई है जो फिल्म और टीवी में होने वाले लेखन के प्रति जिज्ञासु हैं, यानी जो लोग जानना चाहते हैं कि फिल्म और टीवी में किस तरह का लेखन किया जाता है। प्राथमिक स्तर की जानकारियों से शुरू करके ये पुस्तक हमें पटकथा लेखन और फिल्म व टीवी की अनेक माध्यमगत विशेषताओं तक पहुंचाती है। तो उस पुस्तक से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं अन्य माध्यमों के लिए लेखन, जैसे कि इंटरनेट। सबसे पहला इंटरनेट है। आप जानते हैं इंटरनेट के बारे में बहुत अच्छे से। अभी आपकी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही हो रही है। यानी आज के युग में इंटरनेट जो है वो हमें हर क्षेत्र में मदद पहुंचाता है। आज इंटरनेट लेखन अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त और सर्वव्यापी माध्यम है। एक दशक
तक आप यदि कुछ रचनात्मक लेखन करते थे तो उसके प्रकाशन के लिए समाचार पत्र या पत्रिकाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। आज इंटरनेट ने यह समस्या हल कर दी है। आपको जो चीज़ चाहिए, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप हर चीज़ इंटरनेट पे तलाश सकते हैं। आप यदि कविता, कहानी, लेख व फीचर लिखने का हुनर रखते हैं तो उसे लिखिए, टाइप कीजिए और इंटरनेट के माध्यम से अपने ब्लॉग या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दीजिए। आप भी बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं कि सबने अपने अपने साइट्स, अपने अपने अकाउंट्स बना रखे हैं जहाँ पर वो नित नई चीज़ें डालते रहते हैं। पलक झपकते ही आपकी लिखी सामग्री दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। यानी एक माध्यम था समाचार लेखन, जैसे अखबार के माध्यम से, दूसरा था रेडियो पर और टेलीविज़न पर हम न्यूज़ देखा करते थे। उसके बाद फिल्म पटकथा की बात की हमने लेखन के माध्यम में, तो फिल्म पटकथा के अंदर जो स्टोरी लिखी जाती है, आज उस लेखन शैली को लोगों ने रोज़गार का भी एक तरीका बना लिया है। साथ में बात कर रहे हैं हम इंटरनेट की, जिसमें आप अगर लेखन के प्रति रुचि रखते हैं तो बहुत ही कम समय में आपका लिखा हुआ कोई भी आर्टिकल, कोई भी अनुच्छेद पलक झपकते लोगों तक पहुंच सकता है। इंटरनेट आज के दौर की सबसे सस्ती और विश्वव्यापी संचार प्रणाली है। अब तो तकनीकी उन्नति इतनी हो गई है कि 4G कनेक्टिविटी ने इंटरनेट की स्पीड को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। अब 4G के बाद 5G भी आ जाएगा जल्दी से, तो फिर और भी जल्दी जल्दी सभी के काम हो जाएंगे। इंटरनेट एक विशाल और विश्वव्यापी अंतर्जाल है जो कि जनसंचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम है। नवीन तो है ही, नया तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। आज हम बहुत अच्छे से इसके ऊपर बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको पढ़ाई बहुत आसानी से हो सकती है, मनोरंजन हो सकता है, ज्ञान मिल सकता है, सूचना मिल सकती है। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित हैं। यह सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए श्रेष्ठ माध्यम सिद्ध हुआ है। ये बात की हमने इंटरनेट की। अब इंटरनेट पत्रकारिता कैसे होती है, यानी जर्नलिज्म जो होता है इंटरनेट पर, वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से आप एक दूसरे तक समाचार वगैरह पहुंचा सकते हो, सूचनाएं पहुंचा सकते हो। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ 1993 से माना जाता है, जबकि दूसरा प्रभावी चरण 2003 से हुआ। यानी 1993 से इंटरनेट शुरू हुआ, लेकिन 2003 से इसने बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ी। rodiff.com को भारत की पहली साइट कहा जाता है, लेकिन वेब साइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है, जिसने अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पत्रकारिता जगत में ही अपने नाम के अनुरूप तहलका मचा दिया। स्टिंग ऑपरेशन आप जान गए। स्टिंग ऑपरेशन में क्या होता है, चुपके से किसी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। कैमरा लगा होता है, लेकिन कैमरा छुपा कर लगाया जाता है और किसी भी इंसान को रंगे हाथों पकड़ने के लिए इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। इंटरनेट विश्वव्यापी अंतर्जाल पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। यानी इंटरनेट पर जितने भी समाचार प्रकाशित होते हैं और वो जो समाचार है वो हम सुन भी रहे हैं, भेज भी रहे हैं, तो ये इंटरनेट पत्रकारिता होती है। इंटरनेट पत्रकारिता दो तरह से होती हैं। प्रथम, समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग करना, जिसमें रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजने व समाचार को संकलित करने तथा उसकी सत्यता, विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए करता है। यानी पहला तरीका तो ये है कि कोई भी समाचार संप्रेषण के लिए रिपोर्टर जो होता है वो समाचार को ईमेल द्वारा किसी और स्थान पर भेजता है। दूसरा होता है पत्रकार द्वारा लिखे गए आलेखों को अपने ब्लॉग, पोर्टल या साइट पर प्रकाशित करता है। आज देश भर में स्थानीय स्तर पर हजारों वेब पोर्टल श्रेष्ठ पत्रकारिता कर रहे हैं। यानी बहुत सारे वेब पोर्टल भी बने हैं जो सिर्फ पत्रकारिता के माध्यम से ही कार्य करते हैं। जिन पोर्टल को अच्छे स्ट्राइक यानी पाठक मिलते हैं, उन्हें विज्ञापनों की भी कमी नहीं रहती और विज्ञापनों के माध्यम से उन्हें पैसा कमाने का मौका भी मिलता है। इस तरह इंटरनेट पत्रकारिता खबरों के शौक के साथ ही जीविका चलाने में भी मददगार साबित होती है, क्योंकि जो विज्ञापन आते हैं उनके माध्यम से आपको कुछ न कुछ
जीविका का साधन प्राप्त हो जाता है। हिंदी वेब जगत के प्रारंभिक काल में बड़ी समस्या मानक कीबोर्ड तथा फ़ॉन्ट की रही। डायनामिक फ़ॉन्ट के अभाव के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं थीं। लेकिन जब यूनिकोड फ़ॉन्ट के ज़रिए हिंदी साइट्स दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ी जा सकती हैं। अब तो हर प्रकार के अखबार के अपने ई संस्करण भी हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं। आप देखते हैं कि जितने भी अखबार चल रहे हैं वो सब अखबार हमें इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे। न्यूज़ आपको कभी भी देखनी है, किसी भी समाचार पत्र की न्यूज़ देखनी है, वो आपको अपने फ़ोन में अपने घर पर ही नज़र आ जाएगा। आज आप इंटरनेट के माध्यम से अपने लेख लिख सकते हैं। आप न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए कहानी लेखन, कॉपी एडिटर, ट्रांसलेटर, टेक्निकल राइटर आदि क्षेत्रों में भी कार्य कर सकते हैं। यानी इंटरनेट जो है वो आपके लिए आजीविका का एक बहुत अच्छा साधन है। इसके अलावा इंटरनेट के क्षेत्र में आप कई तरह के कार्यों में अपना कैरियर भी बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन काम करने के लिए आपको गुणवत्ता का खास ख्याल रखना पड़ता है। अब क्योंकि इंटरनेट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, तो वहाँ पर सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, जिस काम को के तरीके को आपने अपना रखा है, उसमें गुणवत्ता यानी क्वालिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये चीज़ पहुँचती है, क्योंकि किसी भी तरह की गुणवत्ता में कमी स्वीकार नहीं की जाती। इसके अलावा आरंभिक रूप से आपको स्वयं को प्रोजेक्ट करने के लिए खास प्रयास करना पड़ता है, और इसी दौरान आपके इंटरनेट की दुनिया की वास्तविकता का पता भी चल जाता है, क्योंकि आपको असली व नकली का फ़र्क पता चलने लगता है। भाषा पर पकड़, समय पर काम करने की आदत और लगातार घंटों कंप्यूटर पर काम करने की आदत भी डालनी पड़ती है। यानी आप इंटरनेट से संबंधित अगर काम करना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी होंगी, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपकी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, समय पर काम करने की आदत होनी चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं चलती, आलस नहीं चलता, और लगातार घंटों कंप्यूटर के सामने काम करने की आदत भी होनी चाहिए। इंटरनेट पर कई दिनों विभिन्न वेबसाइट्स हैं। इनमें हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं से विभिन्न विषयों पर वेबसाइट्स देखने को मिलती हैं। यानी आप इंटरनेट पर चाहें तो सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा और भी कई भाषाएं उपलब्ध हैं जिनमें ये सारे काम होते हैं। ये वेबसाइट्स अलग अलग विषयों पर बनी हैं, जिसमें कुछ साहित्यिक हैं, कुछ संबंधित संस्कृति के बारे में हैं। ये वेबसाइट्स अपने आप को लगातार अपडेट करती रहती हैं। अपडेट का मतलब है कि आप रोज़ नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, और इसके लिए उन्हें अच्छे कंटेंट की ज़रूरत लगातार पड़ती रहती है। कंटेंट का अर्थ यहाँ पर है कि जो कुछ भी आप कहना चाहते हो उस सबको कहने के लिए आपके पास एक सामग्री होनी चाहिए, लेखन सामग्री। न केवल अच्छे कंटेंट बल्कि नए विचारों को भी ये वेबसाइट्स अमल में लाना चाहती हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर कुछ नया करके ही लोग अपनी आय बढ़ाते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपकी आय बढ़े, आपको लोग सुनें, आपने जो लिखा उसे पढ़ें, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ नया करना होगा। अगर आप कुछ अलग तरह से सोचते हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी सोच से आप किसी भी कंटेंट वेबसाइट का रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, तब निश्चित रूप से आपको इंटरनेट का साथ लेना चाहिए। और आपको लगता है कि आपकी सोच अगर अलग तरह की है, आप अलग अलग तरह के कंटेंट बनाकर अगर आजीविका का साधन ला सकते हो, तो उसके लिए आपको ये काम करना होगा, यानी इंटरनेट जो है उसको साथ लेना होगा। अगर आप अपने आलेख लिखकर ब्लॉग पर प्रकाशित करना चाहते हैं, तो गूगल का ब्लॉग स्पॉट तथा वर्डप्रेस बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां आप निःशुल्क अपना ब्लॉग बनाकर असीमित स्पेस के साथ अपने आलेख सचित्र प्रकाशित कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो अपने ब्लॉग्स जो हैं, अपनी जो बातें हैं, अपना जो लेखन है वो प्रस्तुत कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क रूप से, और साथ में आप उनके कुछ चित्र भी प्रकाशित कर सकते हो। यानी जो बात आप कह रहे हो उससे जुड़ी, उससे संबंधित, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी डाली जा सकती हैं।
इसके साथ ही फेसबुक पर भी आप अपने लंबे आलेख प्रकाशित कर सकते हैं। हालांकि ट्विटर पर शब्दों की सीमा है, लेकिन वहां भी आप अपने विचार संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। हिंदी लेखन के लिए सहज और सरल भाषा का प्रयोग करें तथा तथ्यों में प्रकाशन में विश्वसनीयता का ध्यान रखें। विश्वसनीयता का अर्थ यहाँ हम ये लेंगे कि जो कहा जा रहा है वैसा ही है, यानी वो जो बातें लिखी जा रही हैं, कही जा रही है, दर्शकों और पाठकों तक पहुँच रही हैं, तो वो उसमें विश्वसनीयता का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ही आवश्यक है। अब हम बात करते हैं सारांश की। हमने इस पूरे पाठ में सारी जानकारी प्राप्त की। सारांश रूप में हम देख लेते हैं कि हमने और क्या क्या चीज़ें इस पूरे पाठ के माध्यम से सीखी हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि समाचार कैसे लिखा जाता है, उसकी शुरुआत किस तरीके से की जाती है, महत्वपूर्ण सूचनाएं कैसे लिखी जाती हैं। अब इन बातों की जानकारी हमने प्राप्त की। हालांकि समाचार का लेखन सभी माध्यमों में एक ही तरीके से होता है, लेकिन उसे प्रस्तुतिकरण भिन्न भिन्न तरीके से होता है। यानी लेखन का जो कार्य है वो तो सभी में समान रूप से किया जाता है, लेकिन उसको प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। जैसे टीवी में अलग है, रेडियो में अलग है, अखबारों में अलग है और इंटरनेट पर अलग है। जैसे अखबारों में समाचार जितने विस्तार से लिखे जाते हैं उतने विस्तार से टीवी या रेडियो में हमें सुनाई नहीं देते या दिखाई नहीं देते। इंटरनेट आधारित लेखन में सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं से लेकर ब्लॉग लेखन तक तथा वेबसाइट्स पर उपलब्ध प्रस्तुत किए जाने वाली वेब सामग्री के लेखन के भी भिन्न तरीके हैं। फिल्म की पटकथा यानी उसकी जो कहानी है और उसके फिल्मांकन से जुड़ी बातों को भी हमने इस पाठ में समाहित करने का प्रयास किया है। तो हम फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस पूरे पाठ में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने समाचार होता क्या है वो सीखा। समाचार 6 ककारों में किस तरह से लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली कैसे होती है। फिर हमने प्रिंट मीडिया के लिए समाचार देखा, प्रिंट साधनों के लिए समाचार लेखन देखा जिसमें अखबार शामिल है। उसके पश्चात हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जिसमें टीवी और रेडियो शामिल थे। फिर हमने बात की पटकथा की, फिल्म पटकथा की जो फिल्म होती है उसकी स्टोरी या उसकी कहानी किस तरीके से लिखी जा सकती है। और लास्ट में हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की कि इंटरनेट किस तरीके से ये सारे कार्य करता है। अब हम देखते हैं प्रश्न और उत्तर। समाचार लेखन के लिए 6 ककार क्या हैं और ये क्यों आवश्यक है। मैंने आपसे कहा था कि 6 ककार क्या हैं, कौन, कैसे, कब, कहाँ, ये सारी चीज़ें उस 6 कार के अंदर 6 कार के अंदर सम्मिलित होती हैं। और ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से ही किसी भी खबर को पूरे रूप में, विस्तृत रूप में समझाया जा सकता है। यानी 6 ककार जब लिखे जाते हैं तो उसके साथ में इंट्रो, उसकी बॉडी, समापन, ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित हो जाती हैं, तो न्यूज़ जो होती है वो अच्छी तरीके से बनती है। इंट्रो लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंट्रो लिखते समय हमें देखना चाहिए कि जो तथ्य है वो पूरी तरीके से है या नहीं, और शब्दों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आप किस तरह के शब्दों को काम में ले रहे हैं, समय सीमा का ध्यान रखते हुए भी इंट्रो लिखना चाहिए। अखबार और टीवी के समाचार लेखन में क्या अंतर है। अभी हमने पढ़ा था कि अखबार जो होता है वो प्रिंट माध्यम है किसी भी लेखन का, यानी समाचार लेखन का प्रिंट जो साधन है वो साधन है समाचार में अखबार, और जिसको हम प्रिंट मीडिया भी कह रहे हैं। और टीवी के अंदर आप देखते हैं कि जो भी न्यूज़ दिखाई जाती है, जो भी न्यूज़ बताई जाती है, उसमें कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं। वहाँ जो रिपोर्टर होता है वो हमें उस स्थान तक ले जाता भी है, वहाँ पर छोटे छोटे साक्षात्कार भी दिखाए जाते हैं। तो इन सबको लिखने में जो प्रस्तुतिकरण है, सबसे बड़ी चीज़ उसका बहुत ज़्यादा अंतर आता है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। फिल्म में पटकथा क्या होती है। फिल्म में पटकथा यानी उसकी स्टोरी, उसकी थीम, उसकी कहानी के बारे में हम बात करते हैं। फिल्म में जो कहानी दिखाई जाती है, सुनाई जाती है, तो फिल्म जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो उसकी पटकथा ही है, यानी उसकी जो कहानी है
अगर वो अच्छी तरीके से होती है तो फिर बाद में उसके लिए डायलॉग्स बनाए जाते हैं, संवाद बनाए जाते हैं और उन संवादों को ही उसमें दिखाया जाता है, या डायलॉग्स, और निर्देशक जो होता है वो उस फिल्मों का फिल्मांकन करता है। तो फिल्म की पटकथा हम यहाँ बिल्कुल संक्षिप्त रूप से कह सकते हैं कि उसमें जो स्टोरी है उसे ही कहते हैं। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की, नव माध्यमों के लिए कौन लिख सकता है, क्या इसके लिए कोई औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। नव माध्यम में हमने बात की जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर जिसे भी लिखने का शौक़ है, जो भी लिखने में रुचि रखता है, कोई भी व्यक्ति लिख सकता है अगर उसके लेखन में बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे भाषा जो उसको सरल काम में लेनी है, साथ में उसे ये भी देखना है कि उसके शब्दों का जो चयन है वो कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ में, सावधानियों के साथ में कोई भी व्यक्ति नव माध्यमों के लिए लिख सकता है जो भी इसके लिए रुचि रखता हो। और अगर बात करें औपचारिक शिक्षा की, तो आजकल विदेशों में तो इस तरह की औपचारिक शिक्षा भी दी जाती है। हमारे यहाँ भारत में फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि इस तरह की कोई व्यवस्था पूरी तरीके से तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी औपचारिक शिक्षा अगर आपने ना भी ली हो तो भी आप नव माध्यमों के लिए लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो समाचार लेखन है, यानी हमारी जो पुस्तक है संवाद सेतु, इसका पहला पाठ संवाद सेतु का पहला पाठ, जिसे हम पाठ 6 के नाम से जान रहे हैं, जो कि है समाचार लेखन और किस तरीके से लिखा जाता है, वो सारी बातें हमने इस पाठ के माध्यम से पढ़ी हैं। और मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।